चलिए सर्विस टैक्स शुरू कर रहे हैं, और ये खास बात ये है कि ये सर्विस टैक्स अब कोमा में है, मरा नहीं है जीएसटी आने से, सिर्फ कोमा में है, और ये कभी मरेगा भी नहीं आने वाले 100 साल तक। ये एक्ट रिपील नहीं हुआ है, एक्ट जिंदा है लेकिन कोमा में है। कहने का मतलब कोमा में क्यों है, मर ही जाता, जब जीएसटी आ गया तो उसको निकाल के फेंक देते। लेकिन सर्विस टैक्स से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं, जो कोर्ट में पेंडिंग है, वो जो कोर्ट में पेंडिंग है वो कैसे सॉल्व होगा? अगर ये एक्ट ही रिपील कर दिया जाएगा, फाइनेंस एक्ट 1994, जिसके थ्रू सर्विस टैक्स आया है, तो कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो ये जिंदा रहेगा हमेशा। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, हो सकता है 10 साल पुराना केस लड़ रहे हो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कब आएगा सर्विस टैक्स का? 2020 में आएगा, 2025 में आएगा। उस वक्त आपको ये सर्विस टैक्स जो अभी पढ़ रहे हैं वो शायद याद आ जाए, है ना? तो दो पर्पस है। एक, पहला पर्पस क्या है कि नवंबर 2017 या दिसंबर 2017 में एग्जाम आ रहा है, उसके लिए नॉलेज चाहिए। और जब आप जॉब में चले जाएंगे या प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब हो सकता है ये नॉलेज आपके काम आए, जब आपका कोई क्लाइंट का केस कोर्ट में पेंडिंग हो। शुरुआत करते हैं सर्विस। अगर आप ये देखेंगे तो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है, और सर्विस टैक्स का कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, और ये पूरे इंडिया में लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब इंडिया के किसी भी कोने से आप सर्विस लेंगे, सर्विस टैक्स का रेट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ये वैट जो फॉर्म प्री जीएसटी एरा के थ्रू सेल्स टैक्स की तरह नहीं है कि यहां लैपटॉप खरीदोगे दिल्ली में तो 12%, महाराष्ट्र में खरीदोगे तो 5%। वो चक्कर अब खत्म है सर्विस टैक्स में। तो सर्विस टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर यूनिफॉर्म लॉ ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब आगे आइए। सर्विस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपना कोई काम किसी और से करवाओगे और वो अगर पैसे मांगता है तो उसे क्या कहेंगे? सर्विस। बताइए, आपके घर का नल खराब हो जाए तो कौन ठीक करेगा? क्यों? आप ठीक करो, लेकिन आपको ठीक करना चाहिए, लेकिन ठीक कौन कर रहा है? प्लम्बर। यानी कि आपका काम कोई और कर रहा है और वो पैसे मांग रहा है, तो वो क्या है? सर्विस। और अगर वो पैसे मांग रहा है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है। उसी तरह से पढ़ाई किसको करनी चाहिए? आपको खुद को करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। किससे करवा रहे हैं? मुझसे करवा रहे हैं। और मैं अगर पैसे मांगता हूं तो सर्विस है और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। तो मैंने बड़ा सिंपल लिखा, गेट योर वर्क डन फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड ही चार्जेस यू, देन दैट वर्क इज कॉल्ड सर्विस। और ये सर्विसेज डिफाइन किया हुआ है, वो सेक्शन 65B सब सेक्शन 44 में डिफाइन किया हुआ है। और इसमें जो वर्क वर्ड यूज नहीं कर रहे, इसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक्टिविटी। तो सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई काम। तो मैंने वर्क लिख दिया। ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। अब जैसे ब्यूटी पार्लर में अपना फेस पेंट करवाते हो तो पैसे मांगता है नहीं? हाँ, पैसे मांगता है या नहीं मांगता है? मांगता है। तो क्या करेगा? सर्विस टैक्स लगाएगा। तो पहला हमने क्या लिखा? ब्यूटी पार्लर। दूसरा कोचिंग, इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्ट की डिजाइन, सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन, यानी कि बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है वो किसी और से करवा रहे हैं तो आपसे पैसे मांगेगा, उसके ऊपर क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। ऑडिटिंग का काम, कमीशन और ब्रोकरेज, जहां मिडिल मैन आएगा वो कमीशन और ब्रोकरेज मांगेगा। क्या करता है मिडिल मैन? दो लोगों को आपस में मिला के और कमीशन और ब्रोकरेज मांगता है। वो कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। और ये जैसे प्रॉपर्टी डीलर कमीशन मांगता है, एचआर कंसल्टेंट कमीशन मांगता है, बायर और सप्लायर जो सेलिंग एजेंट्स होते हैं वो कमीशन मांगते हैं, तो उन सब पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। म्यूचुअल फंड एजेंट होते हैं, शेयर ब्रोकर्स होते हैं, इन सब पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देते हो, होर्डिंग्स लगवाते हो, गूगल में एडवर्टीजमेंट देते हो, तो ये सब क्या है?
सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एडवर्टीजमेंट आपको खुद करना चाहिए लेकिन किसी और से करवा रहे हो तो वो पैसे मांगता है, उसके ऊपर क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। कैटरिंग, खाना खुद बनाओ लेकिन किसी और से बनवा रहे हो, तो शादी में, बर्थडे में या फिर रेस्टोरेंट में कैटरिंग सर्विस या रेस्टोरेंट सर्विसेज, इन सब पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग आपको खुद बनानी चाहिए, किसी और से बनवाते हो, क्या लगेगा? सर्विस। बनी बनाई बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बन चुकी है उसके बाद बिक रही है वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं है, क्योंकि वो बन चुका, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया है। उसके बाद रेंटिंग, अगर आप अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के किराए पे सर्विस टैक्स नहीं है, याद रखना। किस पे है? कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए पे सर्विस टैक्स है। उसके बाद रिपेयरिंग का कोई काम करवाते हो, लीगल सर्विसेज, जीटीए मतलब ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो अगर ट्रक ऑपरेटर आपका गुड्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है तो वो पैसे मांगता है, उसके ऊपर क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। फिर कोरियर सर्विसेज पे भी सर्विस टैक्स लगेगा। फिर केबल, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सब के ऊपर क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। बैंकिंग सर्विसेज, आज क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसमें एटीएम चार्जेस लगाते हैं, मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगाते हैं, इन सब पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। याद रखना, इंटरेस्ट के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता, लेकिन आप ड्राफ्ट बनवाते हो और ड्राफ्ट के ऊपर कमीशन चार्ज करते हो तो उस कमीशन के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। मान लो ड्राफ्ट बनवाया 1 लाख रुपया का, बैंक चार्ज कर रहा है 1,05,000 रुपया, तो 1 लाख रुपए पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? कमीशन, जो 5 रुपए है उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, ड्राई क्लीन, ऐसे बतेरे सर्विसेज हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं जिसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। अब क्या लगेगा? जीएसटी। अब क्या लगेगा? जीएसटी। ठीक है, अब आ गया ये। अब सर्विस, किसी भी लॉ में, टैक्सेशन लॉ में सबसे पहले क्या होता है? लेवाई, उसके बाद कलेक्शन, उसके बाद असेसमेंट। सर्विस टैक्स में लेवाई कैसे? यानी कि गवर्नमेंट को हक कब मिलेगा टैक्स मांगने का? तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। क्या लिखा गवर्नमेंट ने? ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल एक्सेप्ट फ्यू सर्विसेज विच आर इन नेगेटिव लिस्ट, जिसके ऊपर वो सर्विस टैक्स के बाउंड्री के ही बाहर होगा, क्योंकि वो क्या है? नेगेटिव लिस्ट में। आप बताओ, मर जाने के बाद, कोई मर गया है बेचारा, उसके बाद आप एम्बुलेंस से उसको लेके आते हो, एम्बुलेंस वाला पैसा मांगता है या नहीं मांगता? क्या सर्विस टैक्स लोगे? शमशान घाट वाला पैसा मांगता है या नहीं मांगता? मांगता है। क्या सर्विस टैक्स लेता है शमशान घाट? अच्छा लगेगा लेना है? नहीं लगेगा। तो प्लीज, तो नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है कि फ्यूनरल सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? मरने के बाद जो सर्विसेज है उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कहां लिखा हुआ है ये? नेगेटिव लिस्ट में, सेक्शन 66 डी में। तो ऐसे 15-16 तरीके के हैं जहां पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। मेट्रो चढ़ते हो तो उसके ऊपर क्या सर्विस टैक्स लगता है? अरे बोल दो। बसों में मरने के बाद मेट्रो में चढ़ना चलिए, तो प्लीज, क्या बोल रहा था मैं? मेट्रो, फिर फ्यूनरल सर्विसेज। ऐसी गवर्नमेंट भी बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता, एक्सेप्शंस आर देयर। आरबीआई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के ऊपर सर्विस लगेगा। मैंने 100 रुपए का इसको गुड्स बेचा, क्या उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो एक्साइज लगेगा, सेल कर रहा हूं तो सेल्स टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? ये कहां लिखा हुआ है? नेगेटिव लिस्ट में। ये कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा होता तो क्या करते? नहीं लिखा जाता तो क्या करते? पकड़ लेते, बोला ना इसके ऊपर भी सर्विस टैक्स दो। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ जगह, या डबल टैक्सेशन नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा टैक्स को अवॉइड करने के लिए कुछ गुड्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सर्विस टैक्स को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। अरे आया। इसके बाद क्या लिखा हुआ? ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। ये कहां लिखा हुआ ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल? लेवाई का जो सेक्शन है, सेक्शन 66 बी में लिखा हुआ है, विच इज द सेक्शन ऑफ लेवाई। सर्विसेज डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 65 बी सब सेक्शन 44 में। ये डेफिनेशन ऑफ सर्विस है। जैसे एमपी एमएलए नेशन को डिसर्विस देते हैं, हेलो,
देखो सर्विस का मतलब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही सर्विस हो, नेगेटिव सर्विस भी हो सकता है। आपने मुझे कहा कि उसको मारो, मैंने मारा, पैसे मांगे, क्या सर्विस टैक्स लगेगा? बोलो, क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, ये कहां लिखा हुआ है? इलीगल इलीगल का कोई कहानी नहीं है, याद रखना। मैंने क्या लिखा हुआ है? गेट योर वर्क डन फ्रॉम एनी अदर पर्सन। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपने प्लेन की टिकट बुक करवाई? हाँ, ट्रेन की टिकट बुक करवाई, कैंसिल करवाओ, वो सर्विस टैक्स लेते हैं या नहीं लेते हैं? नेगेटिव सर्विस है या पॉजिटिव सर्विस है? नेगेटिव सर्विस है, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहां पर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सर्विस टैक्स लग के रहेगा। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन 65B सब सेक्शन 44 में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन ऑफ सर्विस। तो मैं कहां आ रहा था? एमपी और एमएलए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या डिस सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? बोलता है डेफिनेशन ऑफ सर्विस में इसको आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस कहा गया। तो एमपी एमएलए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्या इंप्लॉय इंप्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशनशिप है तो सर्विसेज है या नहीं है? तो सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? बोलता है आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस है, तो यही बाहर कर दिया गया। तो अब सर्विसेज, किस सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो दो सेक्शन हमें बताएगा। एक, कुछ सर्विसेज को यहां बाहर कर दिया गया इस सेक्शन में, कुछ सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट में बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सर्विसेज दो पार्ट में, टैक्सेबल और, तो नॉट टैक्सेबल क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट में हो या फिर आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस हो। सर्विसेज कहां रेंडर करोगे? यूएस से जाकर रेंडर करोगे तो क्या सर्विस टैक्स लगेगा? तो सर्विसेज कहां रेंडर होना चाहिए तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का? इंडिया में। और जम्मू एंड कश्मीर में यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो वहां सर्विस टैक्स नहीं लगता है। तो आउटसाइड इंडिया और इन जम्मू एंड कश्मीर, तो हम लोग इसको कहते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं। कौन सी टेरिटरी? तो सर्विसेज कहां रेंडर होनी चाहिए? इन टैक्सेबल टेरिटरी। मैंने ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी इसलिए वर्ड इंट्रोड्यूस किया था ताकि आप टैक्सेबल टेरिटरी बोल सको। समझ में आया? तो ये कौन सा टेरिटरी है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कहां रेंडर होने चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी। कहां लिखा हुआ है टैक्सेबल टेरिटरी में रेंडर होना चाहिए? किसी सेक्शन में तो लिखा होगा, लेवाई के सेक्शन में लिखा हुआ, सेक्शन 66B। पढ़ूंगा मैं आपके साथ अभी। आया? चलिए, आप भूल ही गए। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ सर्विसेज को डीम्ड मान लिया कि ये सर्विसेज है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, मान लो मैं भूल ही गया क्या है था। प्लीज समझिए। हाँ, क्या है पता? मैंने कब बोला एमपी? मैंने तो कहा आप मुझे पैसे दो, मैं मार रहा हूं। तो इस पे सर्विस टैक्स लगेगा? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, इनकम टैक्स में जब हमने आपको बताया था कि इलीगल इनकम, ब्राइब वाली इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, बोला था, याद है आपको? ये सर्विस टैक्स में कहां लिखा हुआ लीगल इलीगल की कहीं बातें लिखी हुई है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है तो उस पे टैक्स भी वर्क होगा। तब तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो इसका मतलब। कॉन्ट्रैक्ट एक, हेलो, तुम लोग को मैं लॉ कानून इंटरप्रेट करना सिखला देता हूं। जनरल एक्ट और स्पेसिफिक एक्ट में फर्क है? क्या फर्क है बताओ तो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल एक्ट है या स्पेसिफिक एक्ट है? जनरल एक्ट है। अगर स्पेसिफिक एक्ट बन गया तो क्या जनरल एक्ट स्पेसिफिक एक्ट को ओवरराइड करेगा? अगर सेल ऑफ गुड्स है तो आप क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे? तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घुसाते रहोगे बीच बीच में, तो वही काम तुम लोग फिर से कर रहे हो।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घुसा रहे हो सर्विस टैक्स में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घुसा रहे हो कहां पर, इनकम टैक्स में। हाँ जी, सर्विस टैक्स देखो रिकवरी तो कैसे भी होगा। आज अगर ब्राइब से लालू प्रसाद यादव का बेटा या बेटी ने अर्न किया है तो उसके पेट्रोल पंप सीज कर रहे हैं वो लोग, प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, तो जेल चला गया, क्या रिकवरी पॉसिबल नहीं है? चलिए प्लीज प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे नॉलेज को क्वेश्चन मत करना, बहुत ज्यादा है ना, और आप अपना दिमाग तो लगाना ही मत, क्योंकि मुझे पता है आप लोग किस धरातल में हो। और जो लोग पढ़ के आए हैं प्लीज अनलर्न कर दो सारा कुछ, मुझे पता है कैसे लोग पढ़ते हैं। चलिए YouTube में वीडियो डालने के बाद कुछ लोग कमेंट करता है, अजीब अजीब सा कमेंट। हाँ डेंजरस वाले अजीब अजीब से देश का भला नहीं कर रहे, देश को डुबो रहे हैं, ये हैं। आप सोच के देखो अगर मैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो जीएसटी का सेक्शन है उसमें ऐसा कोई नहीं है जिसने वीडियो बना के नहीं डाला था, लेकिन किसी के कोई उसको ठीक से उस तरह से इंटरप्रेट ही नहीं कर रहा था। जब मैंने डेंजरस लिखा और उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया तब लोगों को एहसास हुआ कि हाँ वाकई में डेंजरस है, नहीं तो हिट कैसे करोगे। खैर मैंने YouTube में कुछ वीडियोस और डाले, जीएसटी इज मैजिक, जो नाम ही रखा है जीएसटी इज मैजिक। आप देखो उसमें मैंने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट को, वन इंडिया वन नेशन वन टैक्स, लेकिन वन नेशन वन टैक्स तो अच्छी बात है, कहीं किसी भी स्टेट से आप प्रोडक्ट खरीदोगे उसका रेट वहीं का वही है, लेकिन अगर डिफरेंसेस स्मॉल डीलर, कंपोजिट डीलर और लार्ज डीलर में आने लगे और कंपोजिट डीलर सस्ता बेच के भी उतना ही पैसा कमाए जितना लार्ज डीलर कमा रहा है, तो दिस इज डेंजरस। और मैंने वहां लिखा है अगर इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड न मिले और टैक्स के कारण ये अनइक्वलिटी आए तो दिस इज डेंजरस, जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है। खैर इन एनी केस यहां आइए वापस, सारा एडिट भी करना पड़ेगा। कहां था मैं? हाँ, तो नॉट टैक्सेबल में नेगेटिव लेस आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस या आउटसाइड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे तो ये सर्विसेज, अब ये क्लियर हो गया कि कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है, कुछ सर्विसेज नॉट टैक्सेबल है। कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल होगी जरा बताएंगे आप? जो नेगेटिव लिस्ट में ना हो, जो सर्विस के डेफिनेशन में हो और कहां प्रोवाइड किया जा रहा हो, टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सेबल सर्विस बोलेंगे। तो ये टैक्सेबल सर्विस, अब ये टैक्सेबल सर्विसेज में ये सारे हम लोग यहां आ गए, अब इस ब्रैकेट में ये हट गया, हम लोग किस में आ गए? ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आ गए। अब गवर्नमेंट ने कहा कुछ सर्विसेज को हम एग्जेम्प्ट भी करेंगे, कुछ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट भी करेंगे। मैंने कहा कि फ्यूनरल सर्विसेज कहां है? नेगेटिव लिस्ट में। अब कोई बंदा कोमा में चला जाए, उसको आप एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करो, मरा तो नहीं है ना, वो जिंदा है, बताइए सर्विस टैक्स। एम्बुलेंस वाला पैसे मांगेगा और एम्बुलेंस वाला नॉन ऑथराइज है, मैंने परमिट नहीं ली हुई है, फिर भी सर्विस टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? और पैसे मांगेगा तो पकड़ाएगा तभी लगेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं खुद ब खुद दूंगा, इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूं मैं खुद सर मैंने इलीगल एक्टिविटी की है, मैंने दूसरे का खून किया, 5 लाख रुपया लिया, सर्विस टैक्स मेरे से ले लो। ऐसा तो नहीं है ना। मेरे घर में रेड होगी या कुछ होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, वो सर्विस टैक्स का भी प्रोविजन लगाएंगे। फिर बाकी जितने भी एक्ट हैं मर्डर के वो सब लगेगा, लेकिन सर्विस टैक्स छोड़ेगा नहीं। मैंने आपको एक इनकम टैक्स में कहानी भी बताई थी, एक डॉक्टर जो हीरोइन की स्मगलिंग करता था, क्या वो उसने इनकम टैक्स ऑफर किया था कि मैंने हीरोइन की स्मगलिंग करके इतना रुपया कमाया है? ऐसा हुआ था? लेकिन उसके यहां रेड हुई थी तब पकड़ा गया था, तब बोला था उसने मेरे इलीगल खर्चे के भी जो मैंने लीगल खर्चे हैं उसके भी डिडक्शन दो। क्लियर है? चलिए वापस आइए यहां पर। तो अब ये जो पेशेंट की जो सर्विस है, जो बीमार है, उसको अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकल सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। याद रखना, मैंने आपको कहा था सबसे पहले क्या आता है? लेवाई, उसके बाद क्या आता है? कलेक्शन।
अगर लेवाई हो गया तो कलेक्शन होके रहेगा, नो लेवाई नो कलेक्शन। ये नॉन लेवाई का केस है। नॉट टैक्सेबल किसका केस है? नॉन लेवाई का केस है। और टैक्सेबल किसका केस है? लेवाई का केस है। अब अगर लेवाई हो गया तो कलेक्शन होके रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो छोड़ सकती है। और कैसे छोड़ेगी? बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन। सेम इनकम टैक्स में भी ऐसे बताया था आपको, लॉ को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, दिमाग लगाना ज्यादा मत। तो लेवाई अगर है हो गया तो गवर्नमेंट छोड़ सकती है। कैसे छोड़ेगी? एग्जेम्पशन लिख के 25/2012, जैसे पेशेंट की सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सर्विसेज है, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज को एग्जाम किया गया, जैसे पासपोर्ट सर्विस, ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज, ये सबको क्या किया गया? एग्जाम्पशन में डाला गया, 100% एग्जाम्पशन। अब अगर ड्यूटेबल है तो या तो फुल्ली ड्यूटेबल होगा या पार्टली ड्यूटेबल होगा। पार्टली ड्यूटेबल जैसे टूर ऑपरेटर की सर्विसेज को 9% फ्लैट टैक्सेबल कर दिया। एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो जो मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं वो आउटपुट है, और अगर मैं इनपुट ले रहा हूं, जैसे मैंने टूर ऑपरेटर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने फ्लाइट्स की टिकट खरीदी और बेच दिया, होटल अकोमोडेशन खरीदे और आपको बेच दिया। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और गवर्नमेंट कहती है हम उस पर 6% सर्विस टैक्स लगाएंगे, लगना कितना चाहिए? 15%। रेट ऑफ सर्विस टैक्स कितना है? 15%। लेकिन अबेटमेंट दे रही है, बोले कि हम 6% लगाएंगे, टूर ऑपरेटर में 9% लगाएंगे, कम कर दिया। क्यों कम किया? ट्रक ऑपरेटर का समझिए, ट्रक ऑपरेटर का मेजर खर्चा क्या है ट्रक चलाने का? डीजल का, और डीजल का क्रेडिट नहीं मिलता। जब आप डीजल खरीदेंगे तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वैसे होना क्या चाहिए था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिस पे मेरा टैक्स कम होना चाहिए था। मान लीजिए मुझे 15% आउटपुट टैक्स देना और इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे 10% मिल रहा है, तो मुझे टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मैं 5% दे रहा हूं, और गवर्नमेंट मुझे यहां क्रेडिट दे नहीं रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये 15% को कम कर देगी। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अबेटमेंट कह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे पार्टली ड्यूटेबल। ड्यूटेबल तो है, और सारे सर्विसेज पर अबेटमेंट नहीं है। जहां जहां कुछ कुछ ऐसे केसेस आ जाएंगे वहां पर गवर्नमेंट अबेटमेंट देना शुरू कर देगी। क्लियर है? चलो लिख लो। चलिए प्लीज प्लीज, मैं यहां पर पहले यहां लेवाई के बाद क्या आता है? कलेक्शन। अब देखिए कलेक्शन क्या? सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर। सर्विस प्रोवाइडर ने बिल काटा 100 + 10 = 110। सर्विस रिसीवर इसको कितना देगा? 110 रुपया देगा। 100 रुपया अपने पास रखेगा, गवर्नमेंट को 10 रुपया जमा करवा देगा। ये सर्विस प्रोवाइडर के को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पैसे मिलने ही है, मेरा भी ले लेना। आया? इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल चार्ज। क्या कहेंगे? नॉर्मल चार्ज। गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया हुआ रिवर्स चार्ज का। कौन सा कॉन्सेप्ट? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट बोलती है कि हम सर्विस प्रोवाइडर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। किससे कलेक्ट करेंगे? रिसीवर से कलेक्ट करेंगे। तो अब ये बिल बनाएगा 100 + 0। सर्विस रिसीवर इसको कितना दे देगा? और गवर्नमेंट को कितना जमा करवा देगा? 10 रुपए। समझ में आ रहा है? और ये रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों बनाती है गवर्नमेंट? जैसे आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, कंज्यूम कहां हुआ? तो किस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का? इंडियन गवर्नमेंट को। किससे मांगेगी? सर्विस प्रोवाइडर तो बाहर बैठा हुआ है, उससे मांग नहीं सकती है। वैसे तो नॉर्मल चार्ज में किससे मांगना चाहिए था? सर्विस प्रोवाइडर से, लेकिन मांग नहीं पा रही है तो किससे मांगेगी? रिसीवर से मांगेगी। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? अब किस वैल्यू के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। और याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स में मैं कोई भी एक्ट उठा लूं, इवन जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स में वैल्यूएशन का एक ही फॉर्मूला है। वो कौन सा है? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप फोटोकॉपी करवाने जाते हो और क्या कहते हो? ये फोटोकॉपी कर दो। हाँ, बोलता है इसमें कर दो, हाथ में।
हाथ में नहीं करवाते हो, किस में करके देता है वो? पेपर में। क्लियर है? अब पेपर में अगर वो फोटोकॉपी कर रहा है तो उसका सर्विस टैक्स किस पे लगेगा? फोटोकॉपी का 25 पैसा, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट का मान लो 25 पैसा, टोटल कितना हुआ? 50 पैसा। सर्विस टैक्स बताइए किस पे लगेगा? 25 पैसे पे, या पेपर के कॉस्ट को ऐड करने के बाद? पेपर के कॉस्ट को ऐड करने के बाद। कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। आप ऑडिटिंग की सर्विसेज देते हो तो उसमें बहुत तरह के कॉस्ट ऐड भी करेंगे आप। ऑडिट रिपोर्ट किस में देते हो? उसके दिमाग में तो लिख के नहीं आते हो, साइन कर देते हो, लीजिए ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट। पेपर पे करोगे ना, उसका कॉस्ट तो है ना, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, सबको जोड़ने के बाद। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है? अब इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक बेसिक डिफरेंस समझिए। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक बेसिक डिफरेंस यह है कि इनकम टैक्स मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। प्रोसीजर के नाम पे है क्या इसमें? साल में एक रिटर्न, और अगर आप ज्यादा कमाने वाले हैं तो साल में 4 बार टैक्स जमा करवाना आपको, एडवांस टैक्स। उसके बाद सारा कैलकुलेशन है। इनडायरेक्ट टैक्स में कैलकुलेशन के नाम पे क्या है? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इनकम टैक्स में सैलरी का अलग फॉर्मूला, हाउस प्रॉपर्टी का अलग फॉर्मूला, पीजीबीपी का अलग फॉर्मूला, और इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। किसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए? ये वाला फॉर्मूला। टैक्स कैलकुलेट कैसे करोगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करके दे दो। लेकिन प्रोसीजर बहुत है। साल में सर्विस टैक्स में 2 रिटर्न, एक्साइज में मंथली रिटर्न, जीएसटी में साल में 1 रिटर्न। तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है, जीएसटी में भी यही होने वाला है। तो जीएसटी में अगर कोई सोचे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर ही नहीं है, वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड पेपर है। ठीक है? तो ये कहानी हो गई। अब तो असेसमेंट सबसे पहले कौन करेगा? कलेक्शन के बाद असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करोगे आप? असेसमेंट में क्या करोगे? किस वैल्यू के ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा और उसका रेट क्या होगा, यही तो असेसमेंट है। इनकम टैक्स में असेसमेंट में क्या करते थे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। यहां पर क्या करोगे? कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस, यानी कि वैल्यू जिसके ऊपर सर्विस टैक्स लगना है, इनटू रेट। ये सबसे पहले कौन करेगा? एसएससी। एसएससी फिर जब ये सारा कैलकुलेशन कर लेगा तो रिटर्न फाइल करेगा। किसको? डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट उस रिटर्न के बेसिस पे आपसे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। उसके बाद पूरा असेसमेंट की कहानी, डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट की कहानी है। तो उसमें मैं जा नहीं रहा हूं आपके साथ। अब आइए समझिए सर्विस टैक्स का जन्म कैसे हुआ। 1991 में इंडिया बैंकक्रप्ट होने वाला था, और 91 और 94 से पहले सिर्फ गुड्स के ऊपर टैक्स लगता था। एक्साइज लगता था या सेल्स टैक्स लगता था। एक्साइज का रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेल्स टैक्स का रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? स्टेट गवर्नमेंट। और जब इंडिया बैंकक्रप्ट होने वाला था तो इंडिया ने 2 शिप में सोने भर के इंडिया के बाहर भेजा था, मॉर्गेज किया था और लोन लिया था। और प्रॉब्लम यह हुई थी कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए। उस वक्त मनमोहन सिंह जी वाज फाइनेंस मिनिस्टर एंड पी चिदम्बरम वाज द कॉमर्स मिनिस्टर। तो जब उनको कहा गया कि रेवेन्यू बढ़ाइए, और रेवेन्यू गुड्स से इतना रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो गुड्स से रेवेन्यू आ नहीं सकता था। और 91 में जब इंडिया लिबरलाइज हुआ तो हम लोग पढ़ने भी लगे और सर्विस इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, और सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं था। तो क्या हुआ? मनमोहन सिंह ने कहा कि 3 सर्विसेज, स्पेसिफिक सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कौन कौन सा? टेलीफोन, ब्रोकरेज और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब मैराइन इंश्योरेंस, शिप का इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस, ये सारा आ गया। और रेट कितना लिखा? 5%। अब टेलीफोन सर्विसेज में एमटीएनएल और बीएसएनएल, तो सर्विस टैक्स किससे कलेक्ट करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर से। सर्विस टैक्स कलेक्ट करना आसान है। ब्रोकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के
कितने होंगे? 200-300 होंगे उस जमाने में। उनसे भी सर्विस टैक्स कलेक्ट करना आसान। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही कंपनी थी, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, उससे भी सर्विस टैक्स कलेक्ट करना आसान था। इन्फ्लेशन भी नहीं आया, रेवेन्यू आ गया 400 करोड़ का पहली बार। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने हर साल कुछ ना कुछ सर्विस ऐड करते रहे और 119 सर्विसेज को ऐड करने के बाद उन्होंने डिफाइन करते गए कि ये सर्विसेज टैक्सेबल है। और जब ये सर्विसेज टैक्सेबल करने लगे, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये पहले सेलेक्टिव बेसिस पे टैक्स कर रहे थे, उसके बाद वो कंप्रेहेंसिव बेसिस में टैक्स करना शुरू कर दिया कि ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। इंडिविजुअल सर्विसेज को डिफाइन नहीं करते थे, जो मैंने आपको बताया था। वो कौन सा अप्रोच था? कंप्रेहेंसिव अप्रोच, जहां पर ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल एक्सेप्ट फ्यू। और पहले क्या चल रहा था? फ्यू सर्विसेज आर टैक्सेबल, रेस्ट आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है। अब जब ये 3 सर्विसेज आया तो इसके लिए क्या एक्ट अलग बनाया गया? सिर्फ ये 3 ही सर्विस टैक्स करना था तो एक पेज का तो ये एक्ट ही बनता। तो इसीलिए मनमोहन सिंह ने एक ही पेज का था, इसलिए फाइनेंस एक्ट 1994, ये बजट पेपर है, इसमें एक चैप्टर 5 है, उसमें सर्विस टैक्स के प्रोविजन लिख दिए। तो जैसे इनकम टैक्स में एक सेपरेट एक्ट एग्जिस्ट करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सर्विसेज के लिए कोई सेपरेट सर्विस टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए कौन सा एक्ट एग्जिस्ट करता है? फाइनेंस एक्ट 1994। और अगर इसका सेपरेट एक्ट एग्जिस्ट करता तो मैं जो डेफिनेशन सर्विसेज का है वो सेक्शन 2 में होता, लेकिन सेक्शन 2 में नहीं है इसका सर्विसेज का डेफिनेशन। किसमें है? किसमें है? सेक्शन 65B सबसेक्शन 44 में है। क्लियर है इतना? अब एक बात बताओ, सर्विस टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर देता कौन है? कौन सर्विस टैक्स कलेक्ट कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ सिस्टम बता देता हूं। कितने लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? कौन कौन से? तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। अब एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो यहां लिखा हुआ मिल गया। इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो यहां मिल गया। आपको याद होगा जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था इनकम टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, और यहां लिखा हुआ था एग्रीकल्चरल इनकम लिखा हुआ था। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का पावर किसके पास था? स्टेट। लेकिन कोई स्टेट ने ये पावर एक्सरसाइज नहीं किया था। उसी तरह से अब मनमोहन सिंह को ये सर्विसेज के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो मुझे कहां ढूंढना होगा वो एंट्री? कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट में लिखा होगा तभी तो मिलेगा। इसमें मिला नहीं। फिर क्या किया हमने? स्टेट लिस्ट में ढूंढा, इसमें भी नहीं मिला। फिर हमने क्या किया? कंकरेंट लिस्ट में ढूंढा। कंकरेंट लिस्ट में अगर है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है, तो इसमें ढूंढा, इसमें भी नहीं मिला, तीनों में नहीं मिला। अब जब है ही नहीं तो टैक्स लगा कैसे? अरे बता दो, कुछ तुम लोग इंटेलिजेंट हो या गधे घोड़े हो? तुम लेकिन जबरदस्त तेज हो। देखिए क्या हुआ। चलिए क्या हुआ? हाँ ठीक किया। प्लीज प्लीज अब समझिए, इन्होंने क्या किया? उल्टा देखना शुरू किया। बोलो पहले कंकरेंट लिस्ट देखो, यहां से एंट्री नंबर 1 से 17 है, तो मान लो यहां से देखना शुरू किया, यहां कहीं नहीं मिला। फिर यहां से देखना शुरू किया, यहां कहीं नहीं मिला। फिर इसको लास्ट में देखा तो एंट्री नंबर 97 था, जिसमें रेसिडुअरी एंट्री था। और रेसिडुअरी एंट्री क्या कहता है? यहां नहीं, यहां नहीं, तो किसके पास पावर है? यूनियन के पास पावर है। तो एंट्री नंबर 97 में आप समझ लो बचा खुचा एक्ट है ये सर्विसेज टैक्स, जो कहीं नहीं वो किसके पास है? यूनियन के पास। इस एंट्री से क्या लेके आ गए? सर्विस टैक्स के प्रोविजंस लेके आ गए। और कहां लेके आए? बजट में लेके आए।
तो और ये इसका अलग एक्ट सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनको उस वक्त पता था कि एक दिन हम लोग क्या लेके आएंगे, जीएसटी। तो ये जो सर्विस टैक्स का जन्म हुआ है वो किसके कारण हुआ है, मतलब वो जीएसटी आना था इसी के कारण हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस है, इतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं आपको। चलिए हो गया ये। निकालिए। इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है बैकग्राउंड ऑफ सर्विस टैक्स में। पहले लर्निंग सेक्शन नजर आ रहा होगा, चार्जिंग सेक्शन, नेगेटिव लिस्ट, डिक्लेयर्ड सर्विस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस। तुम लोग के चक्कर में ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस सेक्शन 66F है, ये मैं भूल गया बताना। ये है क्या, मान लिया आप एक से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन सी सर्विस मानी जाएगी, सर्विस 1 मानी जाएगी या सर्विस 2 मानी जाएगी। कहने का मतलब ये कि मान लो मैं कोचिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं और बस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, बिल एक ही काट रहा हूं, तो ऐसे केस में आपको रेट क्या लगेगा, कोचिंग सर्विस वाला रेट लगेगा या बस वाला रेट लगेगा। तो वो सब सेक्शन 66F में लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस। हम लोग करेंगे इसमें, इनपुट सर्विस आउटपुट सर्विस में डिफरेंस ये सब करना है। फिर सेक्शन 67 में क्या है, वैल्यूएशन ऑफ सर्विस। कैसे वैल्यू करोगे बताओ, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की 2000 रुपए लिए, तो मुझे सर्विस टैक्स किस पे लगेगा, 2000। वो सेम सर्विस इनको प्रोवाइड किया 3000 में, अब सर्विस टैक्स किस पे लगेगा, 3000 पे। वही सेम सर्विस मैंने उनको प्रोवाइड किया 15000 में, अब कितने रुपए लगेगा, 15000 में। समझ में आ रहा है। तो जितने इनवॉइस मैं काटूंगा उसमें जितनी तरह की वैल्यू है उन सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स में क्या होता है, मान लो मैं सैलरी इनकम कमा रहा हूं, आप भी सैलरी इनकम कमा रहे हैं, या मैं पीजीबीपी की इनकम कमा रहा हूं, आप भी पीजीबीपी की इनकम कमा रहे हैं। खर्चे क्या मेरे अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं, नहीं। मान लो सैलरी का एक्सपेंसेस है, मैं भी मैनेज कर रहा हूं, आप भी मैनेज कर रहे हैं, तो सैलरी का एक्सपेंसेस हर कोई मैनेज करेगा, चाहे कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन सर्विसेज में क्या हो रहा है, जितने लोग हैं जिस ट्रांजेक्शन में मैं कर रहा हूं उसी पे हो रहा है। वैसे सेल ऑफ गुड्स में भी होता है कि मैं गुड्स को जितने रुपए में बेचूंगा वही सेल प्राइस में आ जाएगा, उसी के ऊपर क्या लग रहा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी लग रहा होगा। फिर एसएससी सेक्शन 68 में है, कौन एसएससी बताएंगे, सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रिसीवर, सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन कुछ केसेस में जहां रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा वहां रिसीवर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसका टर्नओवर कितने लाख रुपए से ज्यादा हो, बोलो। हाँ जी, कितना, 2.5 लाख से ऊपर, 9 लाख से ऊपर, 9 लाख से ऊपर। 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा, 9 लाख से ऊपर। फिर रिटर्न आपको हाफ ईयरली फाइल करना है। फिर उसके नेक्स्ट में आओ, टैक्सेबल टेरिटरी सेक्शन 64 में डिफाइंड है, पर्सन सेक्शन 65B सबसेक्शन 37 में डिफाइंड है, सर्विसेज सेक्शन 65B सबसेक्शन 44 में डिफाइंड है, और टैक्सेबल सर्विसेज सेक्शन 65B सबसेक्शन 51 में डिफाइंड है। और मैंने बता दिया था टैक्सेबल सर्विस और नॉन टैक्सेबल सर्विस का मतलब। फिर हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011, सर्विस टैक्स वैल्यूएशन रूल्स 2006 एंड सर्विस टैक्स रूल्स 1994। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, 96 पेज में, ज्यादा नहीं है। इंट्रोडक्शन। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये सोच रहे होगे यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होगा वो थ्योरी बेस्ड ही होगा, और थ्योरी ज्यादा होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी से निकलेगा। कैसा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, जो सर्विस टैक्स में आएगा। मान लो मुझे मेरा नाम लिख देंगे कि आई एम सो एंड सो, आई एम प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज, और उसमें मैं लिख दूंगा कि आई एम प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर 2 लाख, कोचिंग सर्विसेज इन मुंबई 3 लाख। कैलकुलेट द सर्विस टैक्स, किस पे कैलकुलेट होगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला छोड़ देना, 3 लाख का इंटू 15%। यानी कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो तो बड़ा आसान है, वैल्यू इंटू रेट। और जब ये लिख रहा है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ एग्जामिशन में होगा, तो आपको सिंपली ये देखना है टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो ड्यूटेबल है या एग्जेम्प्ट है, नॉन ड्यूटेबल है। अगर ड्यूटेबल है तो फुल्ली ड्यूटेबल है या पार्टली ड्यूटेबल। तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो वो सारा सेंटेंसेस आपको याद होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है। तो इसमें ये मत सोचना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बार बार आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आएगा एकदम लास्ट में जाके, और छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे वो मैं बताता जाऊंगा। नेक्स्ट,
फिर ये इंट्रोडक्शन की कहानी लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना, कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। कंप्रेहेंसिव अप्रोच, सेलेक्टिव अप्रोच, लेकिन पढ़ जरूर लेना हर हालत में। नेक्स्ट, लेवाई कलेक्शन एंड असेसमेंट मैं बता चुका हूं आपको, पढ़ लेना। बाय यूजिंग विच पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स ऑन सर्विस वाज लेवाइड, तो मैंने आपको कौन सा पावर बताया था? यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 97, देखो एकदम लास्ट में लिखा होगा, यूनियन लिस्ट नीचे लिखा हुआ है, रेसिड्यूरी है। मैंने आपको बताया था लेवाई का मतलब क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पोज बाय लॉ। ये कहानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है, आर्टिकल 265, जरा पढ़िए उसको एकदम ऊपर, मैच पर आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि बिना कानून बनाए हुए कोई भी टैक्स न लेवाई हो सकता है ना कलेक्ट हो सकता है। लॉ का मतलब, कानून का मतलब, कहां बनता है कानून? पार्लियामेंट बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा, और अगर स्टेट असेंबली है तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, वही तो कानून होता है। और क्या पता सेबी लगा सकती है कोई टैक्स? नहीं लगा सकती, अनटिल अनलेस पावर कुछ उसको डेलीगेट किया गया हो। खैर, उसके बाद आप आइए बर्थ और सर्विस टैक्स, जो मैं बता चुका आपको, नेक्स्ट पेज में आ रहा है नजर? फिर मैंने बताया था चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994। तो सर्विस टैक्स की अपनी मां नहीं है, किसने जन्म दिया? फाइनेंस एक्ट 1994 में। और पाल पोस कौन रहा है? अरे पाल पोस कौन रहा है? एक्साइज डिपार्टमेंट, यानी कि इसका अपना डिपार्टमेंट भी नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट पाल रहा है? एक्साइज डिपार्टमेंट। अब तो सब मर गया, अब क्या करोगे? बाकी नीचे देखो कुछ रूल्स दिए हुए, फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2012 उसकी कहानी दी हुई है कि इंडिया हैज स्विच्ड टू कंप्रेहेंसिव अप्रोच। पहले किस अप्रोच में था? सेलेक्टिव अप्रोच में, जहां पर कुछ सर्विसेज को डिफाइन कर दिया गया था जहां पर सर्विस टैक्स लगना है। उसके बाद वो कंप्रेहेंसिव अप्रोच में शिफ्ट कर गए। और डेट क्या है देखो, कब से? 1 जुलाई से। जीएसटी भी कब से आया है? 1 जुलाई से। इज सर्विस टैक्स लेवाइड ऑन सेल ऑफ गुड्स? बताइए, सेल ऑफ गुड्स पे सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। एक चीज मैं बता दूं, मान लो मैं कमीशन एजेंट हूं, मैं आप दोनों को मिला देता हूं और मुझे कमीशन मिलता है। आप इसको गुड्स बेच रहे हैं 100 रुपए में, तो 100 रुपए पे क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। मुझे आपने कमीशन दिया 2 रुपए, तो 2 रुपए पे क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। समझ में आया? अलग अलग इवेंट है, अलग अलग इवेंट है। मान लो मैंने मैन्युफैक्चर किया तो क्या लगेगा? फिर मैंने सेल किया तो क्या लगेगा? तो एक ही गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, सेल्स टैक्स भी लग रहा है, उसी में से पैसा निकाल के मैं कमीशन एजेंट को दे रहा हूं, तो वो कमीशन एजेंट को क्या लग रहा है? सर्विस टैक्स। ठीक है, ये सब आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। क्या लग जाएगा? जीएसटी। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या लगेगा? नहीं लगेगा। जीएसटी तब तक नहीं लगता जब तक मैं सप्लाई ना करूं। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके अपने गोडाउन में रखा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग करके रखता जा रहा हूं, जीएसटी वाले आए और बोले सर टैक्स दो। बोले किस बात का टैक्स? जब तक सप्लाई नहीं होगा, तो सप्लाई पे लगता है। यहां पर वो इवेंट ही चेंज हो गया, लेवाई का पॉइंट ही चेंज हो गया। ठीक है। और मान लो मैंने गुड्स आपको सप्लाई किया और आपने कहा मेरे दुकान में, मतलब आपके यहां पहुंचा के दो, तो मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन भी लूंगा या नहीं लूंगा? अब मैं आपको क्या बेच रहा हूं? गुड्स प्लस सर्विसेज। आप कहते हो इंश्योरेंस भी करवाओ, मैंने कहा चलो प्लस इंश्योरेंस। आपने कहा अनलोडिंग भी करवाओ, मैंने कहा प्लस अनलोडिंग। तो एक गुड्स 3 सर्विसेज, क्या लगेगा? फुल जीएसटी। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या हो रहा था कि गुड्स के ऊपर अलग टैक्स लग रहा था, सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स लग रहा था। एक भाई साहब गुड्स के ऊपर दिमाग लगा रहे थे स्टेट का, और दूसरा सर्विस टैक्स, और दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग थे। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का। ये एसएससी जगह जगह चक्कर काटता था। प्रॉब्लम थी या नहीं थी? जीएसटी सबको खत्म कर दिया। चलिए आगे प्लीज। तो इज सर्विस टैक्स लेवाइड ऑन सेल ऑफ गुड्स? हेलो, इज सर्विस टैक्स लेवाइड ऑन सेल ऑफ गुड्स? नो। कुछ केसेस हुए थे जहां पर वो सेल था ही नहीं, और जब सेल नहीं था और उस वक्त सर्विस टैक्स का जन्म नहीं हुआ था। सर्विस टैक्स का जन्म कब हुआ?
1994। तो 1994 से पहले 1970s में 80s में जो ट्रांजैक्शन होते थे, लोगों ने सेल के डेफिनेशन को ट्विस्ट ऐसे कर दिया कि उसमें सेल्स टैक्स भी नहीं लग पाया। तो अगर उस जमाने में सिर्फ अगर सेल्स टैक्स हुआ करता था और सेल्स टैक्स भी नहीं लग पाया तो क्या होगा? गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में 6 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को सेल ऑफ गुड्स माना गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है डीम्ड सेल का, वही मैं कर रहा हूं आपके साथ।